Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the types of functions. So we are studying class 12 mathematics and today's topic is types of functions. तो आज हम लोग फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. तो हम अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे कि फलन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आप 8, 9, 10 से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फंक्शंस के बारे में. तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा. लेकिन अब हम जो इस क्लास 12th में रिलेशन ऑफ फंक्शंस वाले चैप्टर में फलन्स की बात करेंगे, वो स्पेशली हम लोग फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो अब हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार, फलन के प्रकार, फलनों के प्रकार. तो चलिए सबसे पहला जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है यहाँ पे फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस करने से पहले, दैट इज डोमेन एंड रेंज. डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं क्योंकि डोमेन एंड रेंज और कोडोमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें यूज होने वाला है. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शंस में कोई भी फंक्शंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक फलन, सिंपल फलन ले लें, y इज इक्वल टू साइन x. ये क्या है y, या फिर इसको हम fx इज इक्वल टू y इक्वल टू साइन x की बात करें, तो यहां पे अगर हम ये कहें कि डिफरेंट x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो fx फंक्शंस की वैल्यू होगी वो एक सर्टेन वैल्यू होगी. तो जो x की वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पे एंगल साइन x जो एंगल इनपुट देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर एंड सो ऑन कोई भी, तो साइन x के लिए जो इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा. ओके, जो इनपुट वैल्यू हम रखेंगे वो हमारा डोमेन हो जाएगा, और जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे जो इस फंक्शंस की का मैग्नीट्यूड आता है वो क्या कहलाएगा, इसका कोडोमेन हो जाएगा. ठीक है, जो वैल्यू आएगा और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो रेंज होगी, लेकिन जो एक हमारे पास पॉसिबल कितने पॉसिबल उसमें आउटपुट हो सकते हैं वो कोडोमेन होगा. ठीक है, तो यहां पे अभी जो हमें स्टडी करना है फंक्शन डोमेन और कोडोमेन के बारे में, वो सिर्फ हमें नोटेशन देखना है कि नोटेशन हम कैसे यूज करते हैं. सपोज करते हैं कि कोई एक फंक्शन है f इज इक्वल टू, कोई फंक्शन है जिसके लिए x और y, अगर x इज अ डोमेन, देन डोमेन x को हम डोमेन लेते हैं और y को कोडोमेन. तो यहाँ पे नोटेशन होगा f, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए x जो होगा वो हो जाएगा डोमेन, x टू y, इसको कैसे बोलेंगे, x टू y क्या हो जाएगा, कोडोमेन. ठीक है, हिंदी में बोले तो फलन, प्रांत और सप्रांत, और रेंज जो होता है वो होता है परिसर. तो ये फंक्शन f हैज डोमेन ऑफ x एंड कोडोमेन y. ठीक है, इस तरह से इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे. इसको हम अगर पढ़ेंगे तो कैसे बोलेंगे, फंक्शन f का जो डोमेन है, डोमेन x से कोडोमेन y है. तो ये सिंपल नोटेशन था. नोटेशन कैसे यूज कर रहे हैं, अब इसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस का डिस्कशन करते हैं आगे. तो टाइप ऑफ फंक्शंस, आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल चुके होंगे. तो पहला जो है वन वन और इंजेक्टिव, और इंजेक्टिव. तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. तो फर्स्ट जो है 1 और इंजेक्टिव. अब हम समझेंगे कि 1 और इंजेक्टिव का मीनिंग क्या है, यहां पे कैसे. अब इसको अगर हिंदी में लिखें तो एकाकी एवं आच्छादक
एकाकी, सॉरी, एकाकी और एकाक, कुछ भी बोल सकते हैं, एकाकी और एवं एकाक। तो वन वन और इंजेक्टिव का मीनिंग क्या होगा, इसको हम समझेंगे। कोई भी फंक्शन एफ है, एफ फंक्शन एफ सच दैट, कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है सच दैट एक्स डोमेन टू वाई को डोमेन, एक्स डोमेन से वाई जो होगा को डोमेन रहेगा, और यहां पे x1 x की जगह पे हम x1 x2 डिफरेंट वैल्यूज, दो डिफरेंट वैल्यू, x जो है वो बिलोंग करता है x से, ठीक है, x1 x2 यहां से बिलोंग करेगा इस x से, x क्या था यहां पे डोमेन, और y1 y2 अगर हम अब यहां पे x1 और x2 यहां पुट कर रहे हैं, देन अब इस x1 और x2 पुट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, दो फंक्शन मिलेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। तो ये यहां पे ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होगा कि अगर हम x1 x2 उस डोमेन में ले, उस डोमेन में x1 x2 दो डिफरेंट वेरिएबल्स ले, या फिर दो डिफरेंट इनपुट, या फिर यहां डोमेन ले, उस डोमेन में से दो इनपुट पैरामीटर्स ले, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में हम इस डोमेन की वैल्यूज को पुट करेंगे, इस डोमेन में से दो वैल्यू पुट करेंगे x1 x2, तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आ रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 होगा, x1 x2 बिलोंग्स टू x, then this function, the function, then function fx will be 1 if, क्या कंडीशन हो जाएगी इसके लिए, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उस फंक्शन में हम x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, तो वहां पे अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 है, और इसका जस्ट अगर अपोजिट में करें, कैसे, तो अगर जस्ट अपोजिट में कैसे हो जाएगा, अगर उस फंक्शन f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), ऑल्सो यहां पे लिख सकते हैं, ऑल्सो if f(x2) is not equal to f(x1), then क्या हो जाएगा, x1 is not equal to x2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर कोई फंक्शन, तो वो किस तरह का फंक्शन कहलाएगा, 1 और इंजेक्टिव। अब इसके बारे में हम बहुत डिटेल में एग्जांपल लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन थी किस तरह से हम 1 फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम समझना चाहें इस फलन को, फंक्शन को, तो कैसे समझेंगे, देखिए यहां पे सपोज करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, यहां पे हम कुछ इसको हम डोमेन मानते हैं, डोमेन x, और ये को डोमेन y है। इस डोमेन x में हम कुछ नंबर्स लेते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से 5, सपोज करते हैं हम यहां पे 1 2 3 4 5 ले लिए, और अब ये क्या होगा, इसमें डोमेन में भी कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7, इस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स डोमेन इसके को डोमेन में भी ले लिए। तो क्या होगा, कोई भी फंक्शन, अगर किसी फंक्शन, कोई भी फंक्शन इसके लिए किस तरह से डिफाइंड होगा, अगर इस को डोमेन में इस डोमेन का इमेज होना चाहिए, इमेज होना चाहिए 1 के केस में, कब ये फंक्शन अगर इसके थ्रू एक फंक्शन के थ्रू डिफाइंड होगा,
तो कैसे होगा ये, देखिए मैं 1 को 1 से कनेक्ट कर रहा हूं और ये f है, यहां से इस फंक्शंस के थ्रू ये हम फंक्शंस के थ्रू इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन यहां पे इसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ 1 1 यहां पे सेम दिख रहा है, 2 2 सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर ऐसे आप समझ रहे होंगे तो ऐसे नहीं, कोई भी हो सकता है, किसी से भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझना है कि मैं कर क्या रहा हूं। ये ऐसे 4 के साथ भी हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है, और बस समझना क्या है इसमें, ये डोमेन था और ये कोडोमेन है। अब यहां पे कोडोमेन में कुछ नंबर्स आप देखिए 1 2 3 4 5, इनके लिए तो ये यहां पे इनका इमेज है, इस कोडोमेन में इस डोमेन का इमेज है। मतलब कि अगर हम कुछ इस डोमेन से कोई भी वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो इस फंक्शन का आउटपुट या फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें इस कोडोमेन में मिलेगा रहेगा। लेकिन कुछ वैल्यूज जैसे 1 हो गया, अब देखिए 1 3 1 एंड 3, 1 एंड 3 क्या है, यहां से कोई भी प्री इमेज नहीं है इस y में, इस कोडोमेन में। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 1 1 1 का मीनिंग ऐसे हुआ कि हर एक वैल्यूज जो यहाँ पे डोमेन में है उनका प्री इमेज है इस y में। लेकिन अगर इन 1 और 3 का नहीं है तो भी, तो इस कंडीशन में यहां पे ये 1 1 है। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा समझने में, तो चलिए फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। हम कोई भी वैल्यूज किसी भी फंक्शन में अगर इनपुट रखते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट यानी कि डोमेन की वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमारा वहां पे आउटपुट कोडोमेन आता है। कोडोमेन में हमें मिलता है आउटपुट वैल्यूज। तो हर एक इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट है, हर एक इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो यहाँ पे इस कोडोमेन में होंगे लेकिन इसमें इनपुट से रिलेटेड नहीं होंगे, तो इस कंडीशन को हम 1 1 कहेंगे। यहां x1 इज इक्वल टू x2, fx1 इज इक्वल टू fx2 का मतलब यह है कि अगर उस फंक्शन की किसी भी इस x1 और x2 की वैल्यू के लिए अगर कोई फंक्शन के डिफरेंट 2 वैल्यूज आ जाती हैं तो वहां पे वो 1 1 नहीं होगा। सपोज करते हैं कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 होता बट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 होता, तो उस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं कह पाते इसको हम। If fx1 is not equal to fx2 and x1 equal to x2, अगर हम x1 is equal to x2 लेते हैं और fx1 equal to fx2 होता तो ये 1 1 नहीं होता, 1 1 हम इसको नहीं कहते। और फिर कैसे, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, और दूसरी तरह से इसको और कौन सा पॉसिबल हो सकता है, इफ fx1 is equal to fx2 but x1 is not equal to x2, तो भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। ठीक है, ये आप साइड में इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। मैं अलग से इसको समझा दिया हूं कि किसी भी फंक्शन में अगर हम x1 और x2 की वैल्यूज को, दो डिफरेंट वैल्यू को रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो उस फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, सेम होती है, तो वो x1 और x2 भी सेम रहेंगे, तभी उनकी वो fx1 और fx2 सेम होंगे, उस केस में 1 1 कहलाएगा। अगर नहीं है तो 1 1 नहीं होगा। और दो डिफरेंट केसेस यहां पे हैं, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट टाइप का जो सेकंड होगा वो हो जाएगा मेनी वन। ठीक है, अब मेनी वन देखते हैं। मेनी वन में क्या हो जाएगा, 1 1 इंजेक्टिव हो गया सेकेंड। अब इसको इरेज कर दिया मैंने। मेनी वन
बहु एक, मेनी वन, जैसा कि नाम ही है मेनी वन, एक के बहुत सारे हों, ठीक है। तो एक के बहुत सारे होंगे तो उससे रिलेटेड होगा, तो कैसे होगा? एक से बहुत सारे रिलेटेड होंगे। अब यहां पे चलिए देखते हैं, ये तो फंक्शन तो वही रहेगा, एफ फंक्शन वही रहेगा, एफ इज इक्वल टू जो डिफाइंड रहेगा एफ सच दैट एक्स टू वाई, ठीक है, और x1 x2 बिलोंग्स टू x, वही सेम लिखेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू x, यहां से हो जाएगा x से बिलोंग करेगा। तो यहां पे क्या होगा, अगर x1 इक्वल टू x2 है, x1 इक्वल टू x2 रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो fx1 नहीं, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर हम x1 x2 दो सेम नहीं है, फिर भी हमारे फंक्शंस की वैल्यू सेम आ रही है, fx1 इज इक्वल टू fx2। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम दो डिफरेंट वैल्यूज पुट करें x1 और x2 की, और जो x1 और x2 आइडेंटिकल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, फिर भी हमारे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मीनिंग कैसे हो गया? और इस तरह से जो होगा, जो फंक्शन होगा वो मेनी वन कहलाएगा। तो यहां पे आप देखिए, अगर समझ में आया होगा, तो अब हमें मेनी वन के लिए बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? दो डिफरेंट इनपुट, यहां से दो डिफरेंट लेंगे जिनका एक ही इमेज होगा, तो वो कैसे हो सकता है मेनी वन? मेनी वन अब अगर यहां पे हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो हो सकता है कि ये वन से इस फंक्शन इस तरह से हो, ये फंक्शन कि वन यहां पे ये हो और टू भी इससे ही रिलेटेड हो। वन और टू दो इनपुट x1 x2 सेम नहीं है, फिर भी उनके लिए जो फंक्शन वन के लिए f1, यानी कि यहां से आप अगर ऐसे लिखना चाहे एग्जांपल के लिए f1, देखिए वन रख रहे हैं यहां पे, f1 इज इक्वल टू f2, वन और टू दोनों हम यहां पे पुट कर रहे हैं, तो f1 इक्वल टू 1 आ रहा है, f2 इक्वल टू भी 1 ही आ रहा है, इक्वल टू 1। अब अगर समझ में आया होगा कैसे हम इसको दिखा रहे हैं, यहां से मेनी वन का मीनिंग क्या हुआ, और बाकी के जो रहेंगे वो तो रहेंगे ही एज इट इज, उनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। वो एक्सेस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पे आपको समझ में आया होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, इस एक्स डोमेन से हम दो वन और टू ले रहे हैं, दो डिफरेंट x1 x2 ले रहे हैं, और उस फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं f1, और वो फंक्शन f1 इक्वल टू f2 आ रहा है, बट x1 और x2 सेम नहीं है, 1 और 2 देखिए सेम नहीं है, फिर भी उस फंक्शन की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो सेम मिल रही है, 1 ही मिल रही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मेनी वन हो जाएगा। और अब इसको इसमें मत लिखिएगा, ये अलग है, ये मैं पहले वाले के लिए बताया था। अब ये समझ में आया होगा, इतना बहुत मैं इजी करके समझा दिया, अब इससे इजी नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट जो फंक्शन होगा ऑन्टो और सर्जेक्टिव, तो ऑन्टो के केस में क्या होगा वो देखते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से, जो थर्ड टाइप का होगा वो हो जाएगा ऑन्टो। ऑन्टो और सर्जेक्टिव, थर्ड हो जाएगा ऑन्टो और सर्जेक्टिव, ठीक है। ऑन्टो और सर्जेक्टिव, आच्छादक, ऑन्टो को क्या बोलते हैं, आच्छादक। तो यहां पे लिख लीजिए। अब इसको चलिए समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑन्टो को समझते हैं कि ऑन्टो के केस में क्या होता है।
ऑन्टो के केस में भी वही होगा जैसा अभी हुआ, एफ सच दैट एक्स वाई डोमेन एक्स टू रेंज को डोमेन वाई। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर वाई। कैसे होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x is एवरी एलिमेंट ऑफ x। देखिए अब कैसे, अब ये यहां पे समझते हैं, पहले यहां पे लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। वन टू थ्री फोर, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 यहां पे हमने बना दिया, और यहां पे ले लेते हैं A B C इस तरह से, और ये क्या है? X है, दिस इज X एंड दिस इज Y, X Y। अब ये किसी भी फंक्शंस के थ्रू डिफाइंड है, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, एवरी एलिमेंट ऑफ y, इसमें जो एलिमेंट ऑफ y है इज द प्री इमेज, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ some elements of x, some elements of x under फंक्शन f। चलिए ये डेफिनेशन लिख लिए, अब इसको समझते हैं क्या है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, then that function is known as ऑन्टो और सर्जेक्टिव। तो कैसे हो रहा है, कैसे, इसका मीनिंग क्या होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y में हर एक एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है? इस x, y में जो यहां पे y में जो एलिमेंट है इज द इमेज। इमेज का मतलब यह होता है कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे y में जो कोडोमेन आया है, उस x की वैल्यूज को हमने पुट किया है, तो हमें यहाँ पे आया है। तो हर एक एलिमेंट क्या होगा? इस किसी ना किसी या सम कुछ के लिए x में सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, इस फंक्शन f क्या है? फंक्शन है, ये फंक्शन f हो जाएगा। तो कैसे होगा ये? देखिए इस तरह से हो सकता है, इस तरह हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे सोचेंगे कि हम b से 2 और 3 दोनों को क्यों मिला दिए? तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो ये केस क्या है? मेनी वन का केस है, लेकिन ऑन्टो भी है, तो हम इसको दोनों समझते हैं। पहले हम, चलिए कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दोनों एक साथ नहीं लिख रहा हूं, अलग कर देता हूं, ठीक है। यहां पे डी कर देते हैं, और हम D3 को डी से कनेक्ट कर देते हैं, 3 को डी से कनेक्ट कर दिए। तो अब क्या हुआ? अब ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे इनपुट है, 4 यहाँ पे आउटपुट है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऑन्टो का केस है। ऑन्टो का केस कैसे है? इफ एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट या फिर सारे एलिमेंट ऑफ x अंडर f, तो ये होगा। और एक पॉसिबल और कैसे हो सकता था कि जब हम दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ पे अगर चार एलिमेंट थे तो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट होते हैं। तो जैसा अभी हमने किया था, अगर d को रिमूव कर देंगे तो 3 को किसी भी एक ही से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस 3 को हम रिमूव कर देते हैं, d को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इस 3 को हमको इस c से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, पहले केस में, प्रीवियस केस में कुछ एलिमेंट यहाँ पे रह गए थे। 1 के केस में सारे एलिमेंट जो y के थे वो x का इमेज उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पे हर एक का या फिर सम कुछ का यहाँ पे एलिमेंट का इमेज है। 1 a से है, 2 के लिए है, 3 के लिए c है, 4 के लिए c है, ठीक है। तो ये हो गया।
तो यहां पे और लिखना क्या पड़ेगा, x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y क्या होगा, y यहां पे ABC स्मॉल y लिखेंगे, बिलोंग्स टू y। इस तरह से x और y की हम दो यहां पे उस फंक्शन में रखेंगे। तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, देन fx इक्वल टू y हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इसका अगर ऑन्टो का केस प्रूफ करने को बोलेगा, कोई भी फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट दिस फंक्शन सेटिस्फाई द ऑन्टो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, वहां पे हमको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। fx इक्वल टू y हो जाएगा। इफ x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू x, और y क्या है, x इस यहां पे इसका डोमेन है और y इसका को डोमेन है। तो इस तरह से होगा तो fx इक्वल टू y हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो ऑन्टो को सेटिस्फाई करेगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए। और हम नेक्स्ट टाइप का फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो होगा, देखिए 1 और ऑन्टो दोनों हो गया, लेकिन ये क्या है, ये कौन सा है, ये 1 भी है और ऑन्टो भी है। इस तरह से 1 क्यों है, क्योंकि सारे के सारे इससे मिल रहे हैं, और ऑन्टो है कि यहाँ पे कोई भी एक्सेस नहीं है, यहां पे कोई भी एक्सेस नहीं है। सॉरी, ये 1 नहीं है, ये क्या है, मेनी वन है, जो सेकेंड वाला था, सेकेंड केस था, और ये थर्ड केस जो है वो 1 है, ओ ऑन्टो है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा 1 एंड ऑन्टो दोनों हो जाएगा। तो क्या हो गया, पहला हम लोग देखा 1 सेकेंड जो देखा मेनी वन, और थर्ड जो था वो ऑन्टो था। अब फोर्थ जो होगा 1 ऑन्टो होगा, 1 ऑन्टो, हाँ 1 ऑन्टो। वन ऑन्टो, 1 एंड ऑन्टो। 1 ऑन्टो का मतलब ये है 1 भी हो और ऑन्टो भी हो, दोनों हो। तो 1 और ऑन्टो वो कैसा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों अलग अलग हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन ऐसा होगा कि 1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और ऑन्टो की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 एंड ऑन्टो हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये फिर से एक बार हम जल्दी से सारे केसेस को देख लेते हैं कि क्या क्या था। चलिए, ये हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये इस तरह से। पहले 1 को देखते हैं, 1 कैसे हमने बनाया था। वन यहां पे एलिमेंट हम ले लिए थे, चलिए 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिए। यहां पे A B C D ले लिए, E F। 1 के केस में क्या हुआ, ये इससे रिलेटेड होगा, ऐसे इस तरह से, ये ऐसे हो जाएगा। 4 भी किसी से कनेक्ट हुआ। यहां पे E F दो एक्सेस हो जा रहे हैं, तो 1 का केस हो गया। 1 के केस में सिंपल बताया था हमने कैसा होगा। 1 के केस में x1 और x2 तो डिफरेंट लेते हैं, तो x1 fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा। तो ये केस हो जाएगा 1 ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, मेनी वन के केस में क्या था, मेनी वन के केस में 1 2 3 4 A B C D इस तरह से हो जाएगा। तो मेनी वन एक से ज्यादा, यहां पे फंक्शन आप डिफाइन कर लीजिए, फंक्शन ये रहेगा यहां ऐसे, मेनी वन। देखिए मेनी वन में ये सब लिखना मैं भूल जा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, x y फंक्शन f। यहां पे a जो हो जा रहा है एक्सेस हो जा रहा है, तो एक्सेस हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस हो सकता है। ये मेनी वन है, मेनी वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ऑन्टो। ऑन्टो का केस, चलिए 1
2 3 4 A B C फंक्शन f वहां डिफाइन कर दिए हैं, और ऑन्टो यहाँ पे x और ये y ऑन्टो। ऑन्टो का सिर्फ ऑन्टो बोलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे ये रहेगा, इससे रहेगा, ऐसे रहेगा। और एक और बना देते हैं डी रहेगा, इससे ये कनेक्ट हो गया। सिर्फ ये ऑन्टो है। अगर ऑन्टो भी बोलेगा और मेनी वन रहेगा, ऑन्टो प्लस मेनी वन, तो फिर सिर्फ ऑन्टो के लिए ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या था, 1 1 ऑन्टो है ना, 1 1 ऑन्टो। तो 1 1 ऑन्टो के लिए 1 2 3 4 फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 5 और A B C D E F इतना ही लेते हैं। तो ये फंक्शन f रहेगा। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, 1 1 ऑन्टो, 1 1 ऑन्टो। 1 1 ऑन्टो क्या होगा, 1 1 ऑन्टो के केस में यहां पे इस डोमेन से, डोमेन जो होगा 1 1 इन ऑन्टो, तो 1 1 और ऑन्टो इन दोनों को देखिए, आप दोनों को कंबाइन करके देखिए तो क्या दिखेगा, दोनों को एक साथ देखिए और ये इन दोनों का एक साथ देखिए तो क्या होगा। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे कुछ एक्सेस है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सेस नहीं होने चाहिए, एक्सेस नहीं होने चाहिए। ऑन्टो भी आ रहा है ना, 1 1 का मतलब हर एक के लिए कोई ना कोई किसी से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से कर दिए, ऐसे कर दिए और इस 3 को इससे मिला दिए। तो भाई क्रॉस करते रहो, क्रॉस का मतलब ऐसे ही शो करने का मतलब ये है, अगर आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ हमें एक सब का सीक्वेंस में करना है, किसी का भी हो सकता है। यहाँ कोई ये रिप्रेजेंटेशन करना एक कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी सुटेबल लगता है। तो अभी इस तरह से हमको सुटेबल लग रहा है इसलिए हम ऐसा कर ले रहे हैं, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 एलिमेंट था, ये 4 एलिमेंट इस 4 एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये 1 1 ऑन्टो हो गया। लेकिन अगर अभी यही मैं बोलता ऑन्टो मेनी वन, ऑन्टो भी होता और मेनी वन होता, तो क्या करते, तब कोई भी एक, हाँ यहां पे देखिए ध्यान से कि 1 1 1 1 का केस सेटिस्फाई कर रहा है, हर किसी के लिए है कोई ना कोई। ऑन्टो, ऑन्टो के लिए कोई भी एक्स्ट्रा नहीं था, तो यहां पे भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे हम एक 5 और ले आते हैं और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन्टो, 1 1 ऑन्टो। मेनी वन के केस में एक्स्ट्रा रहता भी है और ऑन्टो रहेगा तो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और मेनी वन में एक कोई y का एक इसके x के 2 या 3 के साथ कनेक्टेड हो सकता है, 2 के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो अब उसको भी देख लेते हैं, यहां पे छोटा सा बना के एक और 1 2 3 4 A B C। क्या चेक कर रहे हैं हम, मेनी वन ऑन्टो हो गया, 1 1 ऑन्टो हो गया, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं मेनी वन एंड ऑन्टो दोनों, मेनी वन एंड ऑन्टो, मेनी वन और ऑन्टो। मेनी वन को देखिए कोई भी एक इसके 2 से कनेक्ट है, यहाँ पे y का एक ही इसके 2 से है, तो चलिए वो करते हैं। पहले एक से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम b को कनेक्ट कर दिए और ये जो 3 था इसको a से कर दिए। लेकिन अब कंडीशन क्या है, ऑन्टो के लिए कोई भी एक्सेस नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ पे 3 ही है। इस साइड में देखिए 4 है लेकिन यहाँ पे 3 है, क्यों, अगर जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा d यहाँ पे रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑन्टो नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। ऑन्टो के लिए जरूरी है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा ना हो। तो ये तो था मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, एक डेफिनेशन के टर्म में, थ्योरी के टर्म में उसको समझने के लिए। लेकिन अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इसको अच्छे से, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा
तो ये था फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए।